अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम अताउल्ला योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का बेटा 8th लेक्चर आज हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं। और आज 8वें लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले एम्पिरिकल फार्मूला। लॉन्ग क्वेश्चन है और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेटा अच्छे से कवर करना है। एम्पिरिकल फार्मूला बेटा होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला बेटा इसको एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल फार्मूला इसको सबसे पहले बेटा फाइंड आउट किसने किया था? इसको फाइंड आउट किया था जैकब बर्जीलियस ने। अभी मैं इसकी हिस्ट्री बेटा आपको बताता हूँ। वही जैकब बर्जीलियस बेटा जिसको फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री बोला जाता है, ये स्वीडिश केमिस्ट्री का फादर है। जिस तरीके से हम मुस्लिम बेटा किसको हम मुस्लिम बेटा फादर ऑफ केमिस्ट्री मानते हैं जाबिर बिन हयान को, इसी तरीके से स्वीडन के जो लोग हैं वो फादर ऑफ केमिस्ट्री जैकब बर्जीलियस को मानते हैं। और ये क्या है? फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ज्यादा काम बेटा जैकब बर्जीलियस ने किए। मसलन इसने कैटालाइसिस का कॉन्सेप्ट दिया, हम 11वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसने आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद इसने एटॉमिक मैसेज बताए, इसने सिंबल्स बताए। फिर उसके बाद इसने कई एलिमेंट्स डिस्कवर किया, सिलिकॉन डिस्कवर किया, सेलेनियम इसने डिस्कवर किया। एम्पिरिकल फार्मूले का कॉन्सेप्ट दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूले का कॉन्सेप्ट बेटा इसी साइंटिस्ट का दिया हुआ है। और केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडिंग साइंटिस्ट के अंदर ये है बेटा जी। एम्पिरिकल फार्मूला या एक्सपेरिमेंटल फार्मूला बेटा इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देख लें, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है ये। जब बेटा हम एम्पिरिकल फार्मूला को सादा बेटा अपनी जिंदगी में यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, हम इसको जहां पर भी देखते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही यूज कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में जहां पर भी हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पढ़ते हैं। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हर जगह पर पढ़ रहे होते हैं तो फिर इसको पढ़ने का फायदा क्या? इसको हम क्यों पढ़ रहे होते हैं? तो ये चीज बेटा आपने पहले समझ लेनी है, एम्पिरिकल फार्मूला हम पढ़ क्यों रहे होते हैं। बेटा आपने समझ रहे ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मुझे नहीं पता ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किससे मिलकर बना। मैं लैब में लेकर गया और लैब वाले को जाकर कहा कि मुझे नहीं पता चल रहा ये कौन सा कंपाउंड है। मसलन हम मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, अपनी बॉडी के टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, बिल्कुल वैसी मैं चीज पूछ यहाँ पर बेटा डिस्कस कर रहा हूँ। हम लैब वाले के पास गए और लैब वाले को कहा कि मुझे नहीं पता चल रहा ये कौन सा कंपाउंड है, मुझे बताओ। तो वो क्या बोलेगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पकड़ेगा और उस पर कंबस्टन एनालिसिस लगाएगा। हमारे पास इस वक्त जितने बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सभी का हमने फार्मूला कंबस्टन एनालिसिस से फाइंड आउट किया हुआ है। और जब हम कंबस्टन एनालिसिस बेटा लगा लेते हैं उस कंपाउंड पर, तो कंबस्टन एनालिसिस हमें सबसे पहले इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। इसी वजह से हम इसको एक्सपेरिमेंटल फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास यही आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है। तो बेटा जो बंदा लैब के अंदर खड़ा है उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूले की इंपॉर्टेंस सेकेंडरी लेवल पर चली जाती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल फार्मूला होता है, क्योंकि उसका वास्ता पहले एम्पिरिकल फार्मूले के साथ पढ़ रहा होता है। बेशक हम एम्पिरिकल फार्मूला नॉर्मल जिंदगी में नहीं पढ़ते, मॉलिक्यूलर फार्मूले पढ़ते, लेकिन जो बंदा लैब के अंदर खड़ा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल फार्मूला होता है। उसके लिए सबसे पहले वास्ता उसका एम्पिरिकल फार्मूले से पढ़ता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूले की हमारी जिंदगी में कंपाउंड की नेचर डिटरमिन करने के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या है, इसको तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की बेस मानता हूं, ये क्या बेस है उसकी। अब हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला होता है क्या। इंट्रोडक्शन आपको पता चल चुका है, किसने इन्वेंट किया, फाइंड आउट किया, वो भी आपको पता चल चुका है। एम्पिरिकल फार्मूला बेटा क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, सिंपलेस्ट फार्मूला जो सिंपल होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मसलन मेरे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसके अंदर एटम की रेशियो है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन। एटॉमिक रेशियो मैंने अलग कर ली 6:12:6। अब देखें क्या ये रेशियो सिंपलीफाई हो रही है? अगर मैं इस रेशियो को देखूं तो मजीद सिंपलीफाई हो रही है, 6 से डिवाइड हो रही है। मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 6 से डिवाइड होकर 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया। यानी कि इसकी एटॉमिक रेशियो को मैंने सिंपलीफाई करके ये बेटा एटॉमिक रेशियो बना ली। अब ये रेशियो क्या हो चुकी है? सिंपलीफाई हो चुकी है। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो को मैं दोबारा उठाकर इसी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नीचे रख देता हूं। कार्बन की रेशियो सिंपलीफाई होकर 1 बन चुकी, तो 1 हमें पता नहीं लिखते फार्मूले में। हाइड्रोजन की रेशियो बेटा सिंपलीफाई होकर 2 बन गई है, तो मैंने 12 से 2, तो ये हमारे यहां पर मैंने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन की रेशियो सिंपलीफाई होकर 1 बन गई, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? इसका
एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो ये बेटा ग्लूकोज का मैंने एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि उसकी एटॉमिक रेशो लिखे, उसको सिंपलीफाई कर लें, फिर उठाकर उसी कार्बन हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के नीचे लिख दें, या जितने एलिमेंट उसके अंदर है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। किया मैंने क्या, उसको सिंपलीफाई किया। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट फार्मूला, वो सबसे सादा फार्मूला, मजीद इसको हम सिंपल नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स द स्मॉल, सबसे छोटी रेशो बता रहा है, और रेशो होल नंबर में बता रहा है, पूरा नंबर आ रहा है यहाँ पर, फ्रैक्शन नहीं आ रहा, 1.25 नहीं आ रहा, 1.5 नहीं, 1.75 या 2.3 नहीं आ रहा, यानी कि सिंपल रेशो बता रहा है और होल नंबर, पूरे नंबर के अंदर बता रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला विच गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में एलिमेंट के एटम की देखें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बता रहा है। दूसरे में एग्जांपल देता हूं, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने इसकी एटॉमिक रेशो निकाली तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 6 रेशो 6 इसकी एटॉमिक रेशो निकली। सिंपलीफाई हो रही तो बेटा सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई इसको मैंने किया तो ये बेटा 6 से डिवाइड होकर 1:1। अब इसी रेशो को उठाकर कार्बन हाइड्रोजन के नीचे लिख के, हमें पता 1 हो तो नहीं लिखी, तो CH इसका बेटा क्या बन गया है, एम्पिरिकल फार्मूला बेटा इसका बन गया। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इसकी। आगे बेटा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं फार्मूला यहां पर लिख रहा हूं सक्रोज, चीनी का फार्मूला। ये बेटा हमारे पास है सक्रोज, चीनी का फार्मूला होता है C12H22 और O11। अब इसकी रेशो निकालें, इसकी रेशो है कार्बन 12 है, 12 रेशो 22 रेशो 11। अब हमें पता है क्या ये रेशो मजीद सिंपलीफाई हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि इसके अंदर एक प्राइम नंबर आ गया। हमें पता है प्राइम नंबर सिर्फ अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। मतलब 3, 5, 7 और 11, 13 ये क्या, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 11 आ चुका बेटा, तो ये प्राइम नंबर है, मजीद किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये एटम की रेशो मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती। तो यही बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसी रेशो को उठाकर मैं दोबारा लिख देता हूं, C12H22 और O11, जिनकी रेशो मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती, उनका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसी तरीके से मैं वाटर लिखता हूं, अगर हम वाटर लिखें तो वाटर बेटा हमारे पास है H2O, इसकी एटॉमिक रेशो निकालिएगा बेटा। इसकी मैंने रेशो निकाली तो हमारे पास हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, ये भी मजीद सिंपलीफाई नहीं हो रही, तो वाटर का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी बेटा आपको पता होना चाहिए किसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, किसका सेम नहीं होगा। अभी हमने बेटा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, 2 एग्जांपल दे दी, इसके अलावा मैंने वो एग्जांपल भी दे दी जो बेटा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम होता है। अब अभी मैंने बेटा बोला कि जब हम किसी कंपाउंड को लैब में लेकर जाते हैं डिटरमिन करवाने के लिए किसी अननोन कंपाउंड को, तो वो सबसे पहले हमारा ताल्लुक एम्पिरिकल फार्मूले से पड़ता है। अब हमने लैब के अंदर खड़े हैं और मुझे किसी ने कंपाउंड दिया था, और कंपाउंड को और बेटा मैंने कंबस्शन एनालिसिस लगा दिया है, कोई से एनालिसिस से बेटा मैंने इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए मुझे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा लैब के अंदर, अब मैं वो स्टेप लिखूंगा, उन स्टेप से मैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले बेटा मैं उस कंपाउंड के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की परसेंटेज बेटा फाइंड आउट करूंगा। मसलन इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उन तमाम की बेटा मैं क्या करूंगा, परसेंटेज फाइंड आउट करूं। तो पहला स्टेप होगा वो जो अननोन कंपाउंड आपको दिया गया है, आपने उसके अंदर हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। यानी उसके अंदर कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है और नाइट्रोजन कितना है, सबसे पहले परसेंटेज फाइंड आउट करनी। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपने उस परसेंटेज से नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने, नंबर ऑफ मोल बेटा आपको मैट्रिक में भी आपने पढ़े हुए, नंबर ऑफ मोल क्या से निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल क्या करते हैं, उस एलिमेंट के मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो दूसरा स्टेप है बेटा उस परसेंटेज को मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल में चेंज करूंगा। अभी इसको सिंपल याद रख लें, स्टेप मैं कौन से बता रहा हूं, ये फार्मूले की डिटेल आपको आगे क्लियर हो जाएगी। सिंपल भी स्टेप याद रखें, पहला परसेंटेज है, दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम फाइंड आउट करना, तीसरा स्टेप है एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करना। एटॉमिक रेशो जब आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे ना, कार्बन के निकाल
निकाल देंगे, हाइड्रोजन के निकाल देंगे, ऑक्सीजन के निकाल लेंगे। फिर आपने उनकी एटॉमिक रेशो निकालनी है। एटॉमिक रेशो क्या कैसे निकालनी है? अब जब तीनों के नंबर ऑफ मोल आ गए थे तो चलो मैं आपको साथ साथ करवा देता हूँ। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज। मसलन मेरे पास एग्जांपल नंबर 3 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन 40.92% कार्बन है, 4.58% उसमें हाइड्रोजन होती है, 54.5% उसमें ऑक्सीजन होती है। आपने इस एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला उसे बताना है। उसने परसेंटेज आपको बता दी, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला बताना है तो इसमें न्यूमेरिकल जब आए तो सबसे पहले आपने डाटा अलग कर लेना। यहाँ पर मैंने डाटा नहीं लिखा, वो आपने खुद लिख लेना है। सबसे पहले डाटा लिखना है, इधर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन ये 40.92, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4.58, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 54.5 लिख देनी, डाटा लिख देना। डाटा के बाद अब बेटा आपने क्या सबसे पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो, तो सबसे पहला स्टेप है इसके परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा। लेकिन उसने क्या किया, हमें परसेंटेज ही दी हुई है, तो पहले स्टेप से हमारी जान छूट गई। तो क्या किया उसने, पहला स्टेप है परसेंटेज फाइंड आउट करना, उसने दी ही परसेंटेज, पहला स्टेप मुझे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है, उस परसेंटेज से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल, या नंबर ऑफ मोल को ग्राम एटम भी बोलते हैं। जी अब मैंने कार्बन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, कार्बन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, मैंने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, ऑक्सीजन के मैंने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने। और नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का मतलब होता है उसके मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, मोल निकल आते हैं। जी तो क्या करने, फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करने। ईच एलिमेंट हर के जितने होंगे, कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, सल्फर होगी, नाइट्रोजन, सभी के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट। कैसे, आपने क्या करते हैं, डिवाइड द मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, उसके मास को आपने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो कैसे जी करिएगा, अब हमने ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं कार्बन के, तो कार्बन का बेटा निकालिएगा नंबर ऑफ मोल, तो क्या होगा, कार्बन का मास कितना है, ये कार्बन का मास उसने दिया हुआ है 40.9। तो बेटा जो परसेंटेज होती है ना वो असल में उसका मास ही होता है। क्या होता है, उसका मास ही होता है। मसलन उसने आपको 100% का मतलब होता है 100 में से कोई चीज कितनी है वो बता रहा होता है। मसलन उसने आपको कहा ना कि मेरे पास 40.92% कार्बन है, तो परसेंटेज का फौरन आपको मतलब पता चल जाना चाहिए। उसने आपको 100 ग्राम कंपाउंड दिया था, उस 100 ग्राम में 40 ग्राम क्या थी, कार्बन थी। जो परसेंटेज होती है वो असल में क्या होता है, उसकी मास ही होता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ कार्बन ही ये दिया हुआ है, इसको एटॉमिक मास कार्बन के 12 से डिवाइड कर दूंगा। मास ऑफ कार्बन 40.92 और 12 से डिवाइड कर दिया, 3.41 मोल निकल आए। मोल लिख दें या ग्राम एटम इसको लिख दें। दूसरा बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, हाइड्रोजन का मास लूंगा, इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास पर डिवाइड कर दूंगा। हाइड्रोजन का मास है 4.58, इसका एटॉमिक मास 1.008 से डिवाइड कर दिया, 4.54 बेटा इसके मोल आ गए, या ग्राम एटम लिख दे। ऑक्सीजन के करने तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का बेटा हमारे पास है ये मास, तो इसके एटॉमिक मास 16 से डिवाइड कर दे, तो इसके बेटा क्या निकला है, मोल। तो ये दूसरा स्टेप था फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम। और नंबर ऑफ ग्राम एटम हमने कैसे फाइंड आउट किया था, डिवाइड द परसेंटेज और मास ऑफ ईच एलिमेंट्स, क्या करना, बाय इट्स एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल निकल आया है। अब मैंने क्या कर दिया, अब हम एम्पिरिकल फार्मूले के करीब करीब पहुंचने वाले हैं। तो हमें पता जब फार्मूला लिखा जाता तो पहले कार्बन लिखी जाती, फिर हाइड्रोजन लिखी जाती, फिर ऑक्सीजन। तो मैंने उसी तरतीब से लिख दिया, कार्बन लिख दिया बेटा, कार्बन के नंबर ऑफ मोल आए थे 3.41, इधर लिख दिया। हाइड्रोजन के मोल कितने आए थे, 4.54। ऑक्सीजन के मोल कितने आए थे, 3.406 आए, तो मैंने मोल लिख दिए। अगला स्टेप क्या है, डिटरमिन द एटॉमिक रेशो। रेशो जहां भी लफ्ज है फौरन समझ जाना तकसीम की बात हो रही है, डिवीजन की बात हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, डिटरमिन द एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आप एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपने क्या करना, जरा देख लें। कार्बन कितनी है हमारे पास, कार्बन यहां पर बेटा हमारे पास मौजूद है फोर्थ, इसके मोल है 3.41, हाइड्रोजन का 4.54 और ऑक्सीजन का 3.406। अब आपने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए, एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए
डिवाइड कर देना है ईच नंबर ऑफ मोल बाय द लोएस्ट नंबर ऑफ मोल। हर नंबर ऑफ मोल को लोएस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें। तो देखने बेटा सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, ये है 3.4, ये 3.5, ये तो ज्यादा होगी, तो सबसे छोटी मुझे चाहिए थी, उससे मैंने डिवाइड करना। ये 3.40 आ गया, ये 3.41 है, इसको 341 समझ रहे हैं, इसको 340 समझ रहे हैं, तो ये छोटी वैल्यू है। तो बेटा क्या होगा, ये छोटी वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, छोटी वैल्यू लूंगा, सभी को क्या कर दूंगा, उस पर डिवाइड कर दूंगा। तो अगला स्टेप है डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द लोएस्ट नंबर ऑफ मोल। सबसे कम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना। तो हमें मुझे पता चल गया सबसे कम नंबर ऑफ मोल ये है, तो मैं इसको भी 3.406 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 3.406 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 3.406 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने डिवाइड किया, मेरे पास इसका आंसर निकल आया 1, इसका आंसर निकल आया 1.33 और इसका आंसर भी निकल आया 1। एटॉमिक रेशियो मेरे पास ये निकल आई। अगला चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है इफ द एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर। हमें पता है फार्मूला जब हम लिखते हैं एम्पिरिकल हो मॉलिक्यूलर हो पूरा नंबर लिखना होता है, यहाँ पर ये क्या पूरा नंबर नहीं आया, 1.3 है, या ये 1 होना चाहिए, 2 3 4 होल नंबर होना चाहिए। अब ये तो मैं फार्मूले में नहीं लिख सकता, अब मैंने इसको होल नंबर में चेंज करना। वही बोल रहा है इफ द एटॉमिक रेशियो इज द सिंपल होल नंबर, तो इसी को उठाकर आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिख देना। अगर ये होल नंबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, देन मल्टीप्लाई इट विद सूटेबल डिजिट टू कन्वर्ट इनटू होल नंबर। तो मैं इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज करूंगा। जी इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2.66, और 2.66 फिर बेटा किसी ठिकाने नहीं लगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3.99, इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या बोल सकता हूँ, 4 बोल सकता हूँ, ये भी 3 बन जाएगा। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज करूंगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3.99 और ये बन गया 3, और 3.99 को मैं राउंड ऑफ करके बेटा क्या बोल सकता हूँ, 4 बोल सकता हूँ। तो ये बेटा हमारे पास इसकी आ चुका है एम्पिरिकल फार्मूला की रेशो। इसी रेशो को उठाकर मैंने कार्बन के नीचे लिख देना, हाइड्रोजन वाली को हाइड्रोजन के नीचे, ऑक्सीजन वाली को ऑक्सीजन के नीचे, तो वो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा कार्बन के नीचे 3 आएगा C3, हाइड्रोजन के नीचे बेटा क्या आएगा, कार्बन के नीचे C3, हाइड्रोजन के नीचे 4 आएगा, और फिर ऑक्सीजन के नीचे फिर 3 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो ये बेटा आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। एम्पिरिकल फार्मूला शॉर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मॉलिक्यूल देकर पूछ लेता है इस किसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, या फलां कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। और साथ में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको पूरे को एम्पिरिकल फार्मूला एग्जाम्पल और उसके साथ इसके स्टेप्स को लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देता है, और इसका जो न्यूमेरिकल वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंबस्टन एनालिसिस।